गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं एडुकेशन एंड ब्रिटिश रोल, चैप्टर 8 हिस्ट्री। सो यहाँ पर टॉपिक जो है एडुकेशन सिस्टम इन प्री ब्रिटिश इंडिया। दैट मीन्स ब्रिटिश का अराइवल से पहले इंडिया में एडुकेशन सिस्टम कैसा था, दैट मीन्स पढ़ाई कैसे होता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडुकेशन जो था इंडिया में ब्रिटिश का अराइवल से पहले वो ट्रेडिशनल था। दैट मीन्स अभी जिस तरह से एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उस तरह का एडुकेशन सिस्टम नहीं था। उस समय जो पढ़ाई होता था पाठशाला में, पाठशाला ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड है और संस्कृत में पाठशाला का मतलब होता है सीट फॉर लर्निंग। सीट फॉर लर्निंग दैट मीन्स सीखने के लिए जो एक जगह, ठीक है। और जनरली ये प्रेजेंट डे में स्कूल्स वगैरह रहता है, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स रहता है, रूम्स रहता है, ब्लैक बोर्ड रहता है। तो ऐसा उस समय नहीं था। दैट मीन्स जनरली आपका पेड़ों का नीचे में, पेड़ों का जो शेड वगैरह जो होगा उसका नीचे में इस तरह से पढ़ाई होता था। और मद्रासस वगैरह जहाँ पर जनरली मुस्लिम लोगों का बच्चे सब वहाँ पर पढ़ते थे, और ये भी पेड़ों का नीचे में इस तरह से। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स वगैरह जो होता है उस तरह का बिल्डिंग्स वगैरह नहीं था। इसी तरह से टोल्स भी वही है, जनरली रिलीजियस प्लेसेस वगैरह वहाँ पर आपका जो एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रेजेंट में भी अगर बात करेंगे टोल्स का, तो आसाम एरिया में बहुत सारा अभी भी इस तरह का टोल्स वगैरह है, ठीक है, जहां पर संस्कृत एडुकेशन दिया जाता है। तो टोल्स उस समय इसी तरह से संस्कृत में एडुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो था। जो भी हो, तो डिफरेंस यही है कि उस समय का एडुकेशन सिस्टम और अभी का प्रेजेंट का एडुकेशन सिस्टम में डिफरेंस जो है कि अभी वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है और उसका वेल रूम है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड्स वगैरह है। किंतु उस समय इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। दैट मीन्स पेड़ों का नीचे में शेड वगैरह जहां पर भी होगा कहीं पर भी इस तरह से आपका लर्निंग हो सकता था, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था। और संस्कृत एंड पर्शियन वेर मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और प्रेजेंट डे में जैसे कि आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा इंस्ट्रक्शन में, तो उस समय जो एडुकेशन का जो मेन मीडियम जो था वो था आपका संस्कृत और इसी तरह से पर्शियन, ठीक है। जनरली मुस्लिम लोग पर्शियन लैंग्वेज में और हिंदूज लोग जनरली संस्कृत लैंग्वेज में एडुकेशन ये लोग लर्निंग ये लोग गेन करते थे। और उसी तरह से ग्रामर है, ठीक है, पढ़ाया क्या जाता था, तो ग्रामर पढ़ाया जाता था, ठीक है। लॉ पढ़ाया जाता था। लॉ का जब बात करते हैं तो प्रेजेंट डे का जो लॉ है उस तरह का लॉ तो नहीं। प्रेजेंट डे का लॉ जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में हम लोगों ने लागू किए, तो वो लॉ नहीं। दैट मीन्स उस समय लॉ का मतलब जनरली जो रिलीजियस लॉज वगैरह जो है वही पढ़ाया जाता था। लॉजिक पढ़ाए जाते थे, पोइट्री, जियोमेट्री भी पढ़ाए जाते थे, और एस्ट्रोनॉमी, हाँ एस्ट्रोनॉमी का बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी उस समय इंडिया का रीच था ही। और अभी भी आपका एस्ट्रोनॉमी जो है इंडिया का एस्ट्रोनॉमी को वर्ल्ड में इसको एक अच्छा प्लेस, अच्छा पोजीशन दिया जाता है प्रेजेंट में भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी को, ठीक है। और ये सारा पॉपुलर सब्जेक्ट था। दैट मीन्स सब्जेक्ट में देखेंगे तो ग्रामर पढ़ाया जाता था, लॉ पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाया जाता था, पोइट्री पढ़ाया जाता था, जियोमेट्री पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था, ठीक है। और प्रिंटेड बुक्स वे नॉट अवेलेबल। प्रेजेंट डे में प्रिंटेड बुक्स होता है, ठीक है, तो उस समय इस तरह का प्रिंटेड बुक्स था नहीं। एंड टीचर्स टॉट ओरली, और टीचर्स जो है उनका माइंड में जो चीज आते थे उस तरह से वह पढ़ा देते थे। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में क्या है कि बुक में कंटेंट रहता है, सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक्स रहता है, उस अकॉर्डिंग टीचर्स पढ़ाते हैं। और उस समय जो है ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रिंटेड बुक तो था ही नहीं कि कौन सा बच्चा को कौन सा चीज पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। ओरली जैसा टीचर का अंडरस्टैंडिंग में आता था
उसी अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते थे ओरली, ठीक है। देयर वॉज नो करिकुलम, कोई करिकुलम नहीं था। दैट मीन्स अभी प्रेजेंट में क्लास 10 का बच्चे सीबीएसई का अगर एग्जाम दे रहा है, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो, तो वो लोगों के लिए एक फिक्स सिलेबस है, यही चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न ऐसा रहेगा। तो उस समय जो है फिक्स करिकुलम था ही नहीं। जेनरली बच्चे का उम्र देख करके, बच्चों का हाइट देख करके कौन सा चीज़ पढ़ाना होगा वो अपने से डिसाइड करते थे टीचर्स, ठीक है। जबकि प्रेजेंट डे में हम लोग उस तरह से डिसाइड नहीं करते। क्लास 8 का बच्चे हैं तो क्लास 8 में कौन कौन सा, मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, सोशल साइंस में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, तो ये डिसाइड बोर्ड डिसाइड करते, बोर्ड करिकुलम डिसाइड करते। तो उस समय ऐसा चीज़ नहीं था। The session of school was according to the growing and harvest time of crop। और स्कूल का सेशन जो होता है, कब से न्यू सेशन स्टार्ट होना है, जैसे कि जनरली आप लोग को स्टार्ट होता है यहाँ पर अप्रैल मंथ में, इसी तरह से बेंगलोर वगैरह में फिर अलग सा टाइमिंग है। दैट मीन्स एक सेशन होता है स्कूल का, और उस समय जो स्कूल का जो सेशन जो स्टार्ट होता था, स्कूल का बिगिनिंग हो या तो एंड का जो सेशन जो, ये डिपेंड करता था हार्वेस्ट पर, और ये डिपेंड करता था ग्रोइंग सीजन पर। दैट मीन्स जब खेती का टाइम होगा या तो फसल उठाने का टाइम होगा, उस समय बच्चा गायब, क्योंकि बच्चे को खेत में जाना होगा काम करने के लिए, ठीक है, अपना पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए। और अभी का बच्चा तो खेत देखे भी नहीं है और खेत कहाँ भी जाएंगे। दैट मीन्स उस समय जब फसल उठाने का समय होता था और जब ग्रोइंग का टाइम होता था, उस समय स्कूल बंद होते थे, ठीक है। एडुकेशन अंडर द ब्रिटिश। ओके, अब ब्रिटिश लोग जैसे इंडिया में आए तो उस समय एडुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया, तो उससे पहले तो इट इज स्टिल कंट्रोवर्सी, ये अभी भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ एडुकेशनलिस्ट जो है ये यही कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में एडुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाया है। हाँ, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन का इंट्रोडक्शन किए हैं, तो इसका एकमात्र मकसद यही था कि उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्लर्क वगैरह चाहिए थे, और ग्रुप डी लेवल का प्यून वगैरह चाहिए थे। ऑफिस में फाइल वगैरह मंगाए तो समझे कि हाँ, जो फाइल लेने के लिए बोले वही फाइल लेके आए, ठीक है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा ब्रोकन इंग्लिश जिसको कहते, उतना समझने वाले लोग उन लोगों को चाहिए था। इसीलिए इंग्लिश में आपका एडुकेशन जो सिस्टम जो है इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर इंडिया में इंट्रोडक्शन वो लोगों ने किए हैं। कुछ इंडियन जो एडुकेशनलिस्ट का कहना ये है, ठीक है, वो लोगों ने अपना स्वार्थ के लिए सिर्फ उन लोगों को ऑफिस में काम करने वाले आपका ग्रुप डी लेवल का प्यून वगैरह क्लर्क वगैरह का उन लोगों को ज़रूरत था, इसीलिए वो लोगों ने यहाँ का एडुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने का कुछ कोशिश किए। दैट मीन्स उनका स्वार्थ पूरे करने के लिए, ये कुछ लोग ये कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम के ही कारण ही इंडिया में हम लोगों को लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है, और नेशनलिज्म जो है, इसका कंसेप्ट हम लोगों को मिला। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम क्या है, फ्रीडम क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ वेस्टर्न एडुकेशन के कारण, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से जनरली ये नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, फ्रीडम क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, ये कंसेप्ट जनरली वहीं से शुरू हुआ है। तो इसका बारे में भी हम लोग को मालूम पड़ा, और बाद में फिर हम लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों में एक कॉन्शियसनेस आया, ये भी कुछ लोगों का कहना है। जो भी हो, टिल 1813 तक अगर देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इस तरह का कोई भी मेजर स्टेप नहीं लिया ताकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा सा चेंजेस आए, ठीक है। अब रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो रिलीजन प्रचार करने के लिए आते हैं लोग, उन लोगों को कहते मिशनरीज। जैसे कि क्रिश्चियन लोग अपना क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए इंडिया में जो आए, उन लोगों को कहते क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। और हिंदूज लोग भी, बुद्धिस्ट लोग भी इंडिया से श्रीलंका, चाइना, जापान, थाईलैंड,
अगर बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अगर जाते हैं तो वो लोग भी मिशनरीज हो गए। ठीक है, मिशनरी मतलब धर्म प्रचार करने वाले लोग। तो यहाँ पर आपका क्रिश्चियन मिशनरी मतलब क्रिश्चियन रिलीजन को प्रीच करने वाले, उसका प्रचार करने वाले लोगों का क्या रोल रहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज were of the view that morality of Indians could be improved by imparting Western education। क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों का यही विश्वास था कि इंडिया में एडुकेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो इंडियंस लोगों का जो मोरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंडियंस लोगों का मोरल डेवलपमेंट होगा अगर इंडियंस लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो। ओके, बट यहाँ पर इंग्लिश लोग यहाँ पर डरे हुए थे। दैट मीन्स मिशनरीज का तो विश्वास ये था कि इंडियंस लोगों का अगर मोरल डेवलपमेंट कराना होगा तो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, किंतु ब्रिटिश लोग यहाँ पर डरे हुए इसीलिए थे कि अगर मिशनरीज लोग इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर स्ट्रेस देते, जोर देते हैं, तो कहीं इंडियंस लोगों को ऐसा ना लगे कि क्रिश्चियन लोग जो है हम लोगों का, दैट मीन्स इंडियंस लोगों का रिलीजन जो है उस पर इंटरफेयर कर रहा है, इंडियंस लोगों का कस्टम है, प्रैक्टिसेस है, कल्चर है, उस पर हस्तक्षेप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन लोग उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट ना करे, रिवोल्ट ना करे। तो ये डर था इंग्लिश लोगों को बिगिनिंग में। ठीक है, ये डर था, इसीलिए मिशनरीज लोगों को जनरली ये लोग क्रिश्चियनिटी स्प्रेडिंग करने के लिए बिगिनिंग में उतना अलाउ नहीं किए इंग्लिश ने भी, क्योंकि वो लोग का डर था। ठीक है, और आफ्टर 1813, अगर 1813 का बाद अगर देखेंगे तो ये मिशनरीज लोगों को जनरली इंग्लिश लोग भी बिगिनिंग में उतना अलाउ नहीं किए अपना क्रिश्चियनिटी प्रचार करने के लिए इंडिया में। ठीक है, क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। और 1813 का बाद फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन जो है, ये लोग का डर वगैरह भी थोड़ा कम हो गए। दैट मीन्स ये लोग भी थोड़ा पावर में आते रहे ना, कुछ पावर में आ गए होंगे, इसीलिए भी ये लोग थोड़ा सा अब डर भी कम हुआ। तो ये लोगों ने मिशनरीज लोगों को अब थोड़ा सा आज़ादी दिया गया। हाँ ठीक है, आप लोग अपना जो प्रीचिंग जो है क्रिश्चियनिटी का आप लोग कीजिए। और इस तरह से जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया गया और वो लोग अब क्या करने लगे, इंडिया में बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी सेटअप करने लगे मिशनरीज वगैरह, क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह। जैसे कि इसमें से ये लोगों ने क्या किया कि एजुकेशन सेंटर्स वगैरह जनरली चर्च का बगल में स्कूल वगैरह खोल दिए। इस तरह से ये लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलाने लगे। और विलियम कैरी जो है एक स्कॉटिश मिशनरी है। ठीक है, केम टू इंडिया इन 1793। ये 1793 में इंडिया आए थे और इन्होंने, ये एक मिशनरी थे ना, स्कॉटिश मिशनरी थे ये, और इन्होंने स्टार्ट किया श्री रामपुर मिशन। दैट मीन्स ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिश्चियन एक मिशन था, इन्होंने स्टार्ट किया ये प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल में। और 1818 में श्री रामपुर कॉलेज इस तरह से इस्टाब्लिश होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चीनी भी ज़्यादा खाएंगे तो तीता हो जाएगा ना। तो बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एडुकेशन एंड ब्रिटिश रोल, चैप्टर 8 हिस्ट्री, क्लास 8 का ओरिएंटलिस्ट। टॉपिक है फर्स्ट ओरिएंटलिस्ट। सो ओरिएंटलिस्ट में ओरिएंट का मतलब होते ईस्ट। दैट मीन्स वर्ल्ड का जो ग्लोब जो है, ग्लोब में जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह से आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का भी इस तरह से डिवीजन जो है। तो यहाँ पर आपका जो ओरिएंट जो है, ईस्टर्न कंट्रीज को कहते ओरिएंट, जैसे कि जापान हुआ, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सभी ओरिएंट हो गया। दैट मीन्स ईस्टर्न कंट्री हुआ। और वेस्टर्न में हो गया आपका इंग्लैंड, फ्रांस और भी कंट्री जो है वेस्टर्न हो गया। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट जो है जनरली किन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, तो ओरिएंटलिस्ट लोग वो लोग थे, वो इंग्लिश लोग थे जिन लोगों का प्रेम था
इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन कल्चर से, इंडियन लैंग्वेज से। दैट मीन्स वो लोग चाहते थे कि इंडिया में जो एडुकेशन जो प्रोवाइड किया जाए वो भी इंडियन लैंग्वेज में ही किया जाए। दैट मीन्स वो लोग इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन लैंग्वेज को वो लोग पसंद करते थे, उनका फेवर में थे। ऐसे लोग थे ओरिएंटलिस्ट लोग। ठीक है, दैट मीन्स सभी गोरा, दैट मीन्स सभी ब्रिटिश लोग खराब नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर एक छोटा शायरी बोल दूं। जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को तन्हा न समझना, जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को तन्हा न समझना, साथ हूँ मैं आपके खुद से जुदा मत समझना, साथ हूँ मैं तेरे खुद से जुदा मत समझना। उम्र भर आपसे दोस्ती करने का वादा किया है हमने, उम्र भर आपसे दोस्ती करने का वादा किया है हमने, अगर जिंदगी साथ न दे तो हमें बेवफा मत समझना, अगर जिंदगी साथ न दे तो हमें बेवफा मत समझना। दैट मीन्स इंग्लिश लोगों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोग इंडियन कल्चर को पसंद करते थे, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज को पसंद करते थे, उनका फेवर में थे। और इंडिया में जो एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाए वो इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कहने वाले लोग थे इंग्लिश में भी। और वो लोग थे जनरली आपका जैसे कि विलियम जोन्स थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जज भी रह चुके थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज भी रह चुके थे। और वो एक लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट मतलब वो बहुत सारा लैंग्वेज का जानकार थे, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज, लैटिन मतलब टॉयलेट नहीं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का जानकार थे, ग्रीक लैंग्वेज का जानकार थे, फ्रेंच का जानकार थे, इंग्लिश का जानकार थे। तो उसके साथ साथ अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का जानकार थे, और इवन संस्कृत लैंग्वेज का भी वो जानकार थे। ठीक है, और इन्होंने ट्रांसलेट किए बहुत सारा हिंदू का जो आपका रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह जो होगा, ठीक है, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम भी किया सर विलियम जोन्स ने। और सर विलियम जोन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि संस्कृत लैंग्वेज इज मोर परफेक्ट देन एनी अदर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स विलियम जोन्स ने इतना तक कहे कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज है, इंग्लिश से सुपीरियर लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज है। इतना तक कहने वाले कोई इंडियन नहीं, ये एक ब्रिटिश थे। ठीक है, इसी तरह से हेनरी थॉमस कोलब्रुक ऑल्सो स्टडीड इंडियन लैंग्वेज, इन्होंने भी इंडियन लैंग्वेज का स्टडी किए, साथ साथ ट्रांसलेट किए संस्कृत और पर्शियन का बहुत सारा इस तरह का जो राइटिंग्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। ठीक है, और सर विलियम जोन और थॉमस कोलब्रुक दोनों मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भी सेटअप करते हैं 1784 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये लोगों ने सेटअप किए, और इसी तरह से एक जर्नल भी ये लोग ने स्टार्ट किए थे, एशियाटिक रिसर्च बोल करके एक पत्रिका। ठीक है, और उस पर ये लोग जनरली पब्लिश करते थे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया का कल्चर, जिसमें जो अच्छा खासियत जो होता था उस पर रिसर्च करके ये लोग इस तरह से पब्लिश भी करने का काम करते थे। दैट मीन्स इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने का काम ये लोगों ने किए हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक संस्कृत कॉलेज भी सेटअप किए जोनाथन डंकन 1792 में बनारस में, और इनको सपोर्ट मिला था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का। ठीक है, गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग भी यहाँ यही साबित करते हैं कि वो भी इंडियन लोगों का ट्रेडिशन के प्रति वो भी पॉजिटिव सोच रखते थे। ठीक है, और इसी तरह से बाइबल का बात करेंगे। विल्किंस जो है, इन्होंने चार्ल्स विल्किंस ने इंग्लैंड में, लंदन में बाइबल जो है, बाइबल रे
भगवत गीता जो है, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम भी किए। दैट मीन्स इन लोगों का इंडियन ट्रेडिशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच था। दैट मीन्स ऐसे लोग थे ब्रिटिश में भी, ठीक है। ओके, अब एंग्लिसिस्ट का बात करते हैं, ठीक है। तो एंग्लिसिस्ट का बात जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर एंग्लिसिस्ट लोग वो लोग थे। एंग्लिसिस्ट कौन लोग थे? तो एंग्लिसिस्ट वो लोग थे जो लोग इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को ये लोग बेफालतू मानते थे। इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को अनसाइंटिफिक मानते थे, ठीक है। ये लोग मानते थे कि इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज, इसमें कोई दम नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज़ है ही नहीं, कोई प्रैक्टिकलिटी इसमें है ही नहीं। और ये लोग स्ट्रेस देते थे टोटली इंग्लिश एजुकेशन पर। दैट मीन्स ये लोग इंडियन लैंग्वेज पर जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसका सख्त खिलाफ थे ये लोग, ठीक है। और इन लोगों में थे आपका जेम्स मिल थे, लॉर्ड मैकाउले थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये सभी एंग्लिसिस्ट थे, ठीक है। दैट मीन्स एंग्लिसिस्ट लोग इंडियन ट्रेडिशन को ये लोग दरकिनार करना चाहते थे। इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को ये लोग वर्थलेस मानते थे, ठीक। इसको बहुत ही नीच ये लोग दिखाना चाहते थे। और ये लोग चाहते थे इंडिया में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश लोग थे एंग्लिसिस्ट। तो इंडिया में भी देखेंगे, इंडियंस में भी अभी भी होड़ चला है कि इंग्लिश का जो होड़ चला है, दैट मीन्स आप लोग भी स्कूल में भी ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं। इंग्लिश समझ में आए या ना आए, ठीक है, अपना लैंग्वेज को भूल जाओ किंतु बात करना होगा इंग्लिश में, ठीक है। और बहुत सारे इंडियंस लोग भी थे जो कि इंग्लिश को ही ज़्यादा स्ट्रेस दिए, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश को ही स्ट्रेस दिए, इंग्लिश को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए। तो यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करने का रीज़न सिर्फ यहाँ पर ब्रिटिश ही नहीं है, इंडियंस लोग भी काफ़ी हद तक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग शायरी बोलते हुए इसको ख़त्म करना चाहते हैं। दिल तोड़ दिया तो चिता भी जला देना, दिल तोड़ दिया तो चिता भी जला देना, कफन ना मिले तो दुपट्टा उड़ा देना। दिल तोड़ दिया तो चिता भी जला देना, कफन न मिले तो दुपट्टा उड़ा देना। अगर कोई तुम्हें पूछे रोग क्या था तो नजरें झुकाकर मोहब्बत बता देना, नजरें झुकाकर मोहब्बत बता देना। तो है ही यही मोहब्बत जो इंग्लिश के प्रति हम लोगों का है। तो उसके लिए तो मैंने एक शायरी कह ही दिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं मैकाउलेस मिनट। तो मैकाउलेस मिनट में मिनट जो है जनरली हम लोग टाइम में भी यूज करते हैं। और यहाँ पर मिनट का मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट, रिटन रिपोर्ट, ठीक है। जो मैकाउले ने तैयार किए वो एक इंग्लिश पर्सन थे, वो एक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, वो एक पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। और इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किए और उस रिपोर्ट में दैट मीन्स मैकाउलेस मिनट में लिखा क्या है उस चीज़ पर हम लोग थोड़ा गौर करते। उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखे कि इंग्लिश एज द बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट मीडियम जो है इंडियन लैंग्वेजेस नहीं, वो इंग्लिश है। दैट मीन्स इंग्लिश में इंडिया में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश में करना चाहिए, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, ये कहना था मैकाउले का, ठीक है। और इतना ही तक ये नहीं रुके, ये और कहते हैं सिंगल सेल्फ ऑफ ए यूरोपियन लाइब्रेरी, दैट मीन्स यूरोप का एक छोटा सा लाइब्रेरी का कुछ बुक जो है, ठीक है, was worth the whole native literature of India and Arabia. दैट मीन्स इंडिया एंड अरब का जितना भी बुक है वो टोटल बुक भी यूरोप का एक छोटा सा लाइब्रेरी का कुछ बुक का कम्पीट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यूरोप का जो बुक जो है इतना एडवांस है, ठीक है, वो लोग इतना फॉरवर्ड है, और इंडिया का बुक्स वगैरह जो है वो आउटडेटेड है, ये कहना था इनका, ठीक है।
मैकाउले रोड, और मैकाउले यहाँ पर और लिखते हैं, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट form to form a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and intellectuals. और मैकाउले और यहाँ क्या कहते हैं कि उन लोगों को इस तरह का आदमी यहाँ पर तैयार करना है, इंडिया में इस तरह का लोगों को तैयार करना है जो शरीर से इंडियन हो, ब्लड से इंडियन हो, कलर से इंडियन हो। कलर और हमारा ब्लड तो तुम कैसे चेंज करोगे, है कि नहीं, किंतु माइंड से, सोच से, दिमाग से क्या हो, वो ब्रिटिश हो। ठीक है, तो इस तरह का आदमी यहाँ पर तैयार करना है, इनका कहना था। दैट मीन्स दिमाग से पैदल लोग तैयार करना है इनको। ओके, हिज मिनट वॉज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड बेंटिंग, और इनका ये जो मैकाउलेस का मिनट रिपोर्ट जो है, इसको गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। और 1835 में यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी पास होता है, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास करने के बाद यहाँ पर यही कहा जाता है कि इंडिया में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा इंग्लिश। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश। और इसी तरह से 1844 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और एक बड़ा सा अनाउंसमेंट यहाँ पर करते हैं। उस अनाउंसमेंट में यही कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो है वो उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनको इंग्लिश आता होगा, इंग्लिश का नॉलेज हो। इसीलिए तो कहते हैं परेश रावत, बाबा रे बाबा उठा लो रे उठा लो, मेरे को नहीं, ये दोनों को उठा लो। वो दोनों का नहीं, हमको भी नहीं पता है। चलो अब वुड डिस्पैच देखते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड ये एक हिस्टोरियन ये भी थे। ठीक है, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे या स्कॉलर भी थे, वुड डिस्पैच। और सर चार्ल्स वुड जो है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, और रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने इंडिया में उस समय जो गवर्नर जनरल था वो रिपोर्ट इनको भेजे। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या समय में आया। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ये सर चार्ल्स वुड उस समय इंग्लैंड का पार्लियामेंट का एमपी, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। दैट मीन्स ये एक पॉलिटिशियन थे, साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट भी थे, और ब्रिटेन का पार्लियामेंट का ये मेंबर भी थे, एमपी भी थे। और इन्होंने इंडिया का उस समय का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, इनको एक एजुकेशनल डिस्पैच, दैट मीन्स इंडिया में एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने भेजे। दैट मीन्स एजुकेशनल डिस्पैच इन्होंने भेजे, और इन्हीं का नाम में ये एजुकेशन रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने जो भेजे इंडिया का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, इसी को कहते हैं वुड डिस्पैच, क्योंकि ये भेजे थे सर चार्ल्स वुड ने, सो इसका नाम रखा गया वुड डिस्पैच। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वुड डिस्पैच में सर चार्ल्स वुड ने यह भी बताया कि इंडिया में जो एजुकेशन जो है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इसका फायदा उन लोगों को क्या मिलेगा। उन लोगों को मतलब इंडियंस को नहीं, फर्स्ट फायदा वो लोग भी अपना ही देख रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंग्लिश लोगों को उसका फायदा क्या मिलेगा। तो देखते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कहना यही था कि अगर इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंडियन लोग जो है, इंडियन लोग फेवर करने लगेंगे वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न ट्रेडिशन को, वेस्टर्न लैंग्वेज को इंडियन लोग पसंद करने लगेंगे, उसको सुपीरियर मानने लगेंगे, और इस तरह से वेस्टर्न लोगों का सारा चीजें हम लोग पसंद करने लगेंगे। दैट मीन्स ब्रिटेन में बना हुआ सभी प्रोडक्ट को भी हम लोग पसंद करने लगेंगे इंडियंस लोग, और इस तरह से इंडियंस लोग ब्रिटेन में बना हुआ प्रोडक्ट्स को भी खरीदने लगेंगे। यही यहाँ पर इनका फर्स्ट कहना था। ठीक है, दैट मीन्स यही चीज होता है, अगर किसी को
कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उनका सारा बुराइयां भी आपको अच्छा लगने लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो उनका अच्छा गुण भी आपको खराब लगने लगता है। यही चीज यहाँ पर सर चार्ल्स वुड यही कहते हैं कि अगर इंडियन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंडियन लोग धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर को पसंद करने लगेंगे, वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर मानेंगे, वेस्टर्न लैंग्वेज को पसंद करने लगेंगे, और साथ साथ इतना ही नहीं, वेस्टर्न प्रोडक्ट को भी पसंद करने लगेंगे, और पूरी तरह से वहाँ पर बना हुआ मशीन मेड प्रोडक्ट को हम लोग खरीदने लगेंगे। ये इनका कहना था, इसका फायदा। ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये भी कहे कि इंडिया में अगर वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंडिया में इस तरह का वो लोग बनाने में सफल होंगे जो लोग वेस्टर्न, दैट मीन्स ब्रिटेन के प्रति, इंग्लिश के प्रति वफादार हो। ठीक है। उनका पालतू कुत्ता का तरह काम करे। ठीक है। उनके प्रति हम लोग वफादार रहे, तो इस तरह का इंडियंस लोग भी यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। ये इनका कहना था। ठीक है। ओके। would dispatch put forward certain measures to improve the education system in India। ओके, ये would dispatch जो है, अब यहाँ पर कुछ ये भी बात कही गई है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। चार्ल्स वुड का कहना था कि इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। दैट मीन्स उससे पहले अगर बात करेंगे इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था। जैसे कि अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, सीबीएसई से आप लोग पढ़ते हो तो सीबीएसई का बोर्ड कंट्रोल करता है पूरा सिलेबस से लेकर के एग्जामिनेशन से सारा यहाँ पर कंटेंट वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आईसीएसई में पढ़ते हो तो आईसीएसई का वो बोर्ड कंट्रोल करता है। बिहार बोर्ड होगा तो बिहार बोर्ड जो होगा वो कंट्रोल करते। दैट मीन्स यहाँ पर एजुकेशन का अलग अलग सा डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है। वहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं। ठीक है। स्कॉलर्स लोग हैं, वो सारा चीज को कंट्रोल करते, डिसाइड करते हैं। ठीक है। सिलेबस किस तरह का होगा ये सारा चीज भी डिसाइड करते। और ये लोग आने से पहले अगर बात करेंगे इंडिया में तो इस तरह का कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पर चार्ल्स वुड ने ही कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो होगा, ठीक है, दैट मीन छोटा छोटा क्लास जो होगा वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में। दैट मीन्स रीजनल लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह होगा इंडिया का उस लैंग्वेज में ही छोटा छोटा क्लास में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो हायर स्टडी होगा वो कंपलसरी होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है। ये कहना था चार्ल्स वुड का। और इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा टीचिंग वॉज नो बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। अब टीचिंग जो है, टीचिंग के लिए प्रॉपर टेक्स्ट बुक होना चाहिए, जबकि इससे पहले जो पाठशाला वगैरह जो था, मदरसास वगैरह जो था इंडिया का, वहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं होता था। टीचर का जो समझ में आए, जैसा समझ में आए उसी अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते थे। कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं होता था उस समय। तो यहाँ पर उन्हें यही कहा कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अच्छी बात है। ठीक है। और उसी तरह से क्लासरूम होना चाहिए। इससे पहले जनरली क्लासरूम नहीं होता था। ठीक है। जनरली होता क्या था कि पेड़ों का नीचे में या तो कहीं पर भी इस तरह से जगह मिल जाता था, वहाँ बैठ करके ये पढ़ाते थे उस समय का गुरु वगैरह। ठीक है। अब यहाँ चार्ल्स वुड ने क्या सजेस्ट किए कि एक प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए। जैसे कि अभी प्रॉपर एक स्कूल होता है, क्लासरूम रहता है, कौन सा क्लास का कौन सा क्लासरूम होगा ये प्रॉपरली आप लोगों का प्रॉपरली ऑलरेडी फिक्स रहता है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर क्लासरूम भी होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से टीचर्स जो है वो भी रेगुलर एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। साथ साथ वहाँ पर करिकुलम रहेगा। दैट मीन्स करिकुलम मतलब जैसे कि 8 स्टैंडर्ड में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या क्या रहेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर फिक्स्ड होना चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। ये कहना था चार्ल्स वुड का। ठीक है। और इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप किया। 1857 में कैलकाटा में सेटअप किया गया, मद्रास में सेटअप किया गया, बम्बई में सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया, ये लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल
में बनाया गया यूनिवर्सिटी था, उस मॉडल में एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। ओके, इसी तरह से बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, ठीक है, मद्रास, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी खोला गया। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी खोला गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग को एग्जाम भी देना है, तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। दिस मच फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का इफेक्ट इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर कैसे पड़ा और हम लोगों का जीवन में उसका किस तरह का इफेक्ट रहा। ठीक है, सो education for all was not the aim of this new education system। ब्रिटिश लोगों द्वारा जो न्यू एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किए, इनका मकसद ये नहीं था कि सब पढ़े सब बड़े। इनका मकसद ये नहीं था, ये लोग तो थे ही स्वार्थी। ठीक है, तो ये लोग कभी भी नहीं चाहे कि पूरा इंडियन जो है एडुकेटेड बने और एडुकेशन जो है इंडिया में लार्ज स्केल में स्प्रेड हो। ये इनका चाहत नहीं था। ये लोग तो चाहते थे कैसे भी हो अपना जो सेल्फिश जो बेनिफिट जो है उसका फुलफिलमेंट हो। दैट मीन्स इन लोगों को ऑफिसेस वगैरह में फाइल का इधर से उधर करने के लिए लोग चाहिए, कुछ ब्रोकन इंग्लिश बोलने वाले लोग चाहिए, ताकि इन लोगों को लैंग्वेज समझे और इन लोगों का चाकरी करे। ठीक है, इस तरह का लोग इन लोगों को चाहिए था। इसीलिए ये लोगों का मेन मकसद जो था एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ताकि इस तरह का इंडियन ये लोग क्रिएट कर पाए जो इन लोगों के लिए वफादार रहे। और पूरा इंडिया में एजुकेशन स्प्रेड करना ये लोग का मकसद नहीं था। इसीलिए इसका इफेक्ट ये होता है, दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का इफेक्ट ये होता है कि इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो था, गांव-गांव में स्कूल था, वो सारा बर्बाद हो गए। ठीक है, और उसके बाद जितना भी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो थे, मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सिर्फ सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में ही स्टैब्लिश हुआ। और जो भी विलेजेस वगैरह है, विलेजेस को नेग्लेक्ट करने का काम हुआ। और इसी तरह से जितना भी गर्ल्स वगैरह थे, गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ये लोगों ने कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लिए, तो गर्ल्स एजुकेशन भी नेग्लेक्ट हुआ। और साथ साथ विलेज एरिया में रहने वाले लोगों को भी एजुकेशन नहीं मिला। तो ये था वेस्टर्न एजुकेशन का जो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, द एजुकेशन सिस्टम वॉज रिजिड। और इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ का लोगों का सिचुएशन का अकॉर्डिंग नहीं था। जैसे कि पहले होते थे खेती का टाइम में बच्चे लोग जो है अपना पेरेंट्स को खेत में जा करके अपना पेरेंट्स को हेल्प करेंगे, खेती का काम भी सीखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूल्स वगैरह बनाया गया वो स्ट्रिक्ट था, रिजिड था। ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं था। और साथ साथ एडुकेशन भी बहुत ही एक्सपेंसिव होने लगे। और आज का दौर में तो एडुकेशन तो एक बड़ा सा बिजनेस बन चुका है ना। इसी तरह से दिस एडुकेशन ग्लोरीफाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये एडुकेशन जो वेस्टर्न एडुकेशन जो है चारों तरफ से ये ब्रिटिश के लिए ही ग्लोरीफाई करने लगे। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ही प्रेस करता था ये वेस्टर्न एडुकेशन सिस्टम। और इंडियन जो ट्रेडिशनल एडुकेशन सिस्टम है इसको ये वर्थलेस समझते थे। और धीरे धीरे करके इस तरह से इंडिया का जो महान व्यक्ति जैसे कि भास्कराचार्य, पनीनी और आर्यभट्ट जैसे लोग जो है इनको लोगों ने पूरी तरह से भूल दिए। अभी भी कहाँ जानते लोग, आर्यभट्ट का नाम कुछ लोग जानते, पनीनी का नाम नहीं जानते, जो उस समय का एक महान जो ग्रामर का दाता थे। ठीक है, और लिटरेचर का फाउंडर
लैंग्वेज का फाउंडर मानते हैं। इसी तरह से भास्कराचार्य 7th सेंचुरी का वो भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, किंतु लोगों का जुबान में इन लोगों का नाम जो है अभी आता ही कहाँ है, लोग जानते भी नहीं है कौन भास्कराचार्य कौन है, पनीनी कौन है, आर्यभट्ट कौन है, तो लोग जानते तक नहीं है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को प्रेज करने में, उसको ग्लोरीफाई करने में इतना आगे चले गए कि अपने को भूल बैठे। ओके और इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन जो है, इंग्लिश एजुकेशन ने पूरी तरह से इंडियन लिटरेचर को, इंडियन साइंस को पूरी तरह से साइडलाइन कर दी, इसको दरकिनार कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए तो हमें एक शायर याद आता है, तेरी बेवफाई मुझे जीने नहीं देते, तेरी बेवफाई मुझे जीने नहीं देते, मेरी मोहब्बत मुझे मरने भी नहीं देते, तेरी बेवफाई मुझे जीने नहीं देते, मेरी मोहब्बत मुझे जीने भी नहीं देते। दैट मीन्स इस कदर बेवफाई किया ब्रिटिश ने। ठीक है, अभी हम लोग ना तो इंग्लिश रहे ना तो हिंदी रहे, ना तो इंग्लिश हम लोग को अच्छा आता है ना तो हिंदी अच्छा आता है। ठीक है, तो ब्रिटिश का बेवफाई जो है इसके कारण ना तो हमको जीने दे रहा है, साथ साथ जो ब्रिटिश के प्रति, इंग्लिश के प्रति जो मोहब्बत जो है हम लोगों का, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश स्कूल में ज्वाइन करना है, तो ये मोहब्बत जो है हम लोगों को मरने भी तो कहाँ देता है। ठीक है, किंतु जो भी हो, भगवान जो भी करते हैं और ऊपर वाले जब भी देते छप्पर फाड़ के देते हैं। तो चलो अब 1844 में क्या होते हैं, 1844 में इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया ब्रिटिश ने 1844 में। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को डिक्लेयर किया, तो बाकी लोग ऑफिस में कौन सा लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया 1844 में, किंतु इसका जो इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव भी ये होता है कि समय का साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि बाद में जा कर के यही चीज़ जो है ब्रिटिश के लिए जो है ये एक बड़ा सा उन लोगों के अगेंस्ट में एक हथियार बनता है इंडियंस लोगों का। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया इंग्लिश को 1844 में, तो जैसे ही इंडिया में स्वदेशी का, दैट मीन्स देश प्रेम का भावना वगैरह जब इंडिया में जगने लगते हैं, तो यहाँ पर लोग जो है उस इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट में जब लोग एकजुट होते हैं, तो इंडियंस लोगों को ब्रिटिश के अगेंस्ट भी यूनाइट कराने का काम भी करते हैं। जैसा बोएगा वैसा ही न फसल मिलेगा, तो उसने अच्छा किए नहीं थे, इंग्लिश को ही उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किए, इंडियन लैंग्वेज को तो नहीं किए। तो इसका फलस्वरूप क्या हुआ, समय आया। ठीक है, भगवान ऊपर से देख रहे होंगे, तो भगवान ने भी यहाँ पर ऐसा समय लाया कि एक समय क्या हुआ कि सभी इंडियंस यूनाइट हुए ब्रिटिश का जो इंग्लिश लैंग्वेज पॉलिसी के अगेंस्ट में। ठीक है, इसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने जो एजुकेशन प्रोवाइड किए, दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो था, इसने हम लोग को कुछ तो नया चीज़ भी दिए, जैसे कि हम लोगों को जानकारी हुआ लिबर्टी के बारे में। दैट मीन्स किसी का अंडर में हम लोग को रहना नहीं है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर फ्रीडम चाहिए, ये सीख तो हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन से मिला है। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, इसका भी ज्ञान हम लोग को मिला है। सोशलिज्म क्या है, दैट मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या चीज़ है, ये भी हम लोग को सीख मिला। और इकोनॉमिक इक्वलिटी होना चाहिए। कोई एक ब्रिटिश लोग जो है वो पूरी तरह से अपना पैसा का बंडल पर बैठेंगे, हम लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और हम लोग एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, तो क्या हम इसको सहते रहेंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन के कारण हम लोग को लिबर्टी का बारे में नॉलेज हुआ, नेशनलिज्म का बारे में नॉलेज हुआ, सोशलिज्म का बारे में नॉलेज हुआ, और यही चीज़ बाद में जा कर के हम लोगों को आज़ादी का लिए भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आज़ादी के लिए हम लोग को लड़ने के लिए भी मजबूत करते। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टू। गुड इवनिंग यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन के बाद 1905 में हुआ था ये, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का पार्टीशन करवाया गया था।
1905 में। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, फिगर बंगाल का उस समय का। जो बंगाल था बहुत ही बड़ा एरिया था, प्रेजेंट का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, इस तरह से असम, ये सब एक पूरा बड़ा सा पार्ट उस समय का बंगाल था। और ब्रिटिश ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया, और पार्टीशन का मेन कॉज, मेन रीजन जो है ये लोग ने ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, दैट मीन्स यहाँ पर शासन करने के लिए आसान हो, ठीक है, क्योंकि छोटा एरिया में शासन करने के लिए, छोटा छोटा यूनिट में शासन करने के लिए आसान हो, इसीलिए डिवाइड किया। ये लोगों का कहना ये था। किंतु ये लोग थे ही ऐसा, मुंह में राम राम बगल में छुरा, मुंह में राम राम बगल में छुरा, इस तरह का लोग तो ये लोग थे ही। तो बहुत सारे लोग कहते ही। तो आप पिक्चर से भी क्लियरली देख सकते हो, जो बंगाल जो है, जो प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल जो एरिया जो है, ज़्यादातर हिंदू पीपल है उसी एरिया में। और बांग्लादेश एरिया जो है, जो ईस्टर्न बंगाल का पार्ट आते, ज़्यादातर वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि ये एक फूट डालो और राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर फूट लाओ और इस तरह से आपस में भिड़ते रहने दो, इस तरह से राजनीति करो, ये इन लोगों का पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल का। ये भी लोगों का कहना है। तो हम लोग चुप क्यों बैठेंगे। चलो, तो ये जैसे ही बंगाल पार्टीशन होते 1905 में, तो इंडिया में इंडियंस लोगों ने बॉयकॉट करने लगे ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस को। ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस को हम लोग बॉयकॉट करने लगे, और हम लोगों को अब ऐसा महसूस होने लगे कि हम लोगों का एजुकेशन, अपना एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को लर्निंग ना करके हम लोगों का अपना ही एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट होती। स्वदेशी मूवमेंट जिसमें स्वदेश दैट मीन्स अपना देश में बना हुआ प्रोडक्ट हो, अपना देश का एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है, अपना देश का लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देना। तो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, स्वदेशी मूवमेंट। और इसी स्वदेशी मूवमेंट का साथ साथ यहाँ पर लोगों ने डिमांड करने लगे नेशनल एजुकेशन का, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम का, और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। तो नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट हुआ ताकि इंडियन यूथ जो है, इंडियन यूथ को इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इस पर प्राइड हो, गर्व हो, ठीक है, उसका हम लोग, उससे हम लोग प्रेरित रहे, ठीक है, और उसको हम लोग प्रशंसा करें, उसको हम लोग साथ लेकर के चले। हम पूरी तरह से ब्रिटिश न बने, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा नौटंकी नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पर नेशनल एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट जैसे स्टार्ट होते, तो यहाँ पर फिर से स्टेप वाइज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप होते। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप होते 1905 में। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसीलिए सेटअप हुआ ताकि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन जो है सिस्टम, जो है नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से सेटअप किया जाए, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारा चीज़ पर डिस्कस करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुआ 1905 में। हाँ, और इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो था, इसका कुछ आपका पॉइंट वगैरह जो है, जैसे कि इसमें यही कहा गया था कि एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाए वर्नाकुलर मीडियम में। दैट मीन्स इंडिया में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए। हाँ, इंग्लिश जो है उसको भी पूरी तरह से छोड़ना नहीं। इंग्लिश जो है ये एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, सेकेंड कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है, किंतु फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट यही था। और सेकेंड था यहाँ पर कि टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना जरूरी है। टेक्निकल एजुकेशन को हम लोग छोड़ के आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि टाइम आ रहा है टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन का। तो हम लोग टेक्निकल एजुकेशन को भी साथ में लेकर के चलना है, और साथ साथ हम लोग रिसर्च एंसेंट इंडियन एंड कल्चर एंड आर्ट्स, दैट मीन्स साथ साथ हम लोग एंसेंट जो इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स जो है उस पर भी रिसर्च करते आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर सेटअप होना चाहिए। ये सारा चीज़ पर फोकस किया गया, ठीक है।
द काउंसिल सेटअप और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है ये सेटअप होने के बाद आपका बहुत सारा यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप होते हैं इंडिया में, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इस तरह का ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप हुआ। और महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये दो महान व्यक्ति जो थे, जिन लोगों ने जिन लोगों का मेन फोकस ही था इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशन पर बेस एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर सेटअप होनी चाहिए, ठीक है। और महात्मा गांधी और ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसका साथ साथ बहुत सारा स्कूल्स वगैरह में जो लोअर कास्ट का जो गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स वगैरह ने भी आपका एनरोलमेंट लिए। तो इस तरह से आपका लार्ज स्केल में फिर से इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी सेटअप होने लगे। और हमारा सोसाइटी का सभी वर्ग, दैट मीन्स लोअर कास्ट का जो लोग है वो लोग का भी यहाँ पर लार्ज स्केल में स्कूल में एनरोलमेंट स्टार्ट होती है। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गुड इवनिंग यू ऑल। ऐसे तो आज हम लोग पढ़ने का मूड में नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिनको हम लोगों ने पढ़ाए, जिनको हंसाए, जिनको रुलाए, वही हम लोग का बीच नहीं रहे। जो भी हो, समय का ये गति जो है रुकने वाला नहीं है। वह ना हमारे सुनेंगे ना आपका सुनेंगे, और हम लोगों को उसी समय का दायरा में रहकर चलना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सो वो है रोल ऑफ महात्मा गांधी ऑन एजुकेशन। तो इससे पहले हम लोग उनकी आत्मा के लिए, थोड़ा शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, रोल ऑफ महात्मा गांधी ऑन एजुकेशन, दैट इज नए तालीम। महात्मा गांधी का क्या रोल रहा इंडिया का एजुकेशन पर? तो महात्मा गांधी का जो एजुकेशन पर जो रोल है, यहाँ पर विशेषता जाना जाता है नए तालीम का रूप में, ठीक है। नए तालीम, इसको न्यू एजुकेशन भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गांधी जी सीवियरली क्रिटिसाइज ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को जानना यही होगा कि गांधी जी ने जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो था, इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किए, इसका निंदा किया, इसका अपोज किए। और क्यों किए गांधी जी ने ऐसा? तो गांधी जी ने ब्रिटिश, दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिसाइज इसीलिए किया क्योंकि गांधी जी का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लोगों को इस तरह से सोचना मजबूर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने आप को, अपना सिविलाइजेशन को इन्फीरियर सोच रहे, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न लैंग्वेज को सुपीरियर सोच रहे। उसका लैंग्वेज को, उसका ट्रेडिशन को, उसका कल्चर को सुपीरियर सोच रहे, वो तो सही है, किंतु हम अपना ही लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन पर हम लोग किस तरह से इसको हम लोग इन्फीरियर सोचेंगे? तो महात्मा गांधी का कहना भी सही है, ओके। और इसी तरह से ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो था एक्सपेंसिव भी था, हाई भी, सही बात है। प्रेजेंट डे में एजुकेशन बहुत ही महंगा हो चुका है, और ये एक बड़ा सा वाइट बिजनेस भी बन चुके हैं, ठीक है। बड़ा सा वाइट बिजनेस भी बन चुके। तो इसीलिए तो एक छोटा सा शायरी आपको कहूँ कि थोड़ा सा छेद क्यों, थोड़ा सा छेद क्या हुआ मेरे जेब पर, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिरने लगे। थोड़ा सा छेद क्या हुआ मेरे जेब पर, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिरने लगे। तो यही है आज का दुनिया का सच, ऐसा ही होता है, ठीक है। और एजुकेशन में पूरी तरह से पहले का जैसे एजुकेशन नहीं रहा, ये एक बड़ा सा वाइट बिजनेस बन चुका है। जो भी हो, और गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है इंग्लिश पर बेस्ड था, इंग्लिश मीडियम पर बेस्ड था। तो गांधी जी उसका जो अपोजिट थे, गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन जो है मदर टंग पर प्रोवाइड करना चाहिए। दैट मीन्स अपना जो हम लोग का रीजनल लैंग्वेज जो है, मातृभाषा जो है, उस पर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में अच्छे ढंग से आए, ठीक है।
किंतु अभी तो नकल पड़ा है लोगों को, ये चलन चला है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो अपने आप को प्राइड फील करेगा। बच्चे भी प्राइड फील करते, उसका पेरेंट्स भी करते हैं प्राइड फील। इंग्लिश आधा जाने या तो सही जाने गलत जाने, उसको प्राइड फील होता है, और हिंदी बोलने में शर्म लगता है बेचारे लोगों को। यही तो सच है, ठीक है। किंतु गांधी जी का कहना था कि एडुकेशन जो है हिंदी, दैट मीन्स हिंदी और इस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस जो होगा, जो मदर टंग होगा, उसी में एडुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये गांधी जी का कहना था। और साथ साथ गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया, दैट मीन्स सिलाई बुनाई का काम वगैरह हो, स्कूल में सीखे, वीविंग, ठीक है। इसी तरह से आपका पोटरी मेकिंग होगा, है ना, पेंटिंग होगा। इस तरह से हैंडीक्राफ्ट जो है ये भी स्कूल एडुकेशन का एक पार्ट बनना चाहिए, और ये इसीलिए बनना चाहिए ताकि यहाँ पर जैसे ही बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तो वो सेल्फ सपोर्टिंग बने, दैट मीन्स वो किसी दूसरों पर निर्भर करना न पड़े। लेकिन उस समय जो हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा डिमांड भी था मार्केट में, तो हैंडीक्राफ्ट अगर कोई वीविंग जानते हैं, पेंटिंग जानते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सोसाइटी में किसी चीज़ का कमी नहीं होता था। दैट मीन्स वो लोग अपने आप पर इकोनॉमिकली वो लोग इंडिपेंडेंट हो सकते थे। तो इसीलिए गांधी जी का कहना यही था कि एडुकेशन ऐसा हो जिससे सिर्फ बुक की नॉलेज ही नहीं, बुक में जो चीज़ लिखा है उतना ही न सिखाए, साथ साथ बच्चे को ये भी सिखाए कि बाद में जाकर के एडुकेशन अचीव करने के बाद उनको रोजी रोटी कमाना भी सिखाए। नहीं तो यहीं अभी प्रेजेंट में जो चलता है कि हम पढ़े लिखे बेकारी है, यही कहते हैं पढ़े लिखे बेकारी है। पढ़े लिखे क्या है, हिस्ट्री का डेट याद करने से, ग्रामर का फॉर्मूला याद करने से तो पेट तो भरता नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग भी उसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम का डिमांड क्या है, क्या चीज़ चल रहा है, उसका अकॉर्डिंग चलना होता है ना, तभी ना हम लोगों का अपना फुलफिलमेंट होगा, हम समय का साथ चलेंगे। तो गांधी जी का कहना ये था, उस समय हैंडीक्राफ्ट वगैरह का डिमांड था, तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी स्कूल में ये भी एक एडुकेशन का पार्ट होना चाहिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग को रूट आउट कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सके। और इसी तरह से अगर बच्चे को भी स्कूल में भी इस तरह से हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी नॉलेज दिया जाए, काम वगैरह करना सिखाया जाए, तो लेबर का डिग्निटी भी बढ़ेगा। जबकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम टोटली अलग है। बच्चे लोगों को अगर स्कूल में बोला भी जाए तो थोड़ा सा साफ करो, गंदगी पड़ा हुआ है क्लास में, तो बच्चे लोग कहेगा कि हम लोग ने तो पैसा दिए है। सही बात है, पैसा दिए है, क्या करेंगे। एडुकेशन जो है टोटली आपका एक बिजनेस का तरह बन गया है, तो मोटा पैसा दिए है, सही बात है। तो बच्चे लोग भी यही कहते हैं कि हाँ ना, हम क्यों करेंगे, हमने तो मोटा पैसा दिया है। तो इस तरह से आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा हम लोग ने नकल तो किए वेस्टर्न एजुकेशन का, तो नकल करते वक्त, किसी का भी नकल करते वक्त उसका कुछ अच्छाइयों को ही नकल करे, साथ साथ जो हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में जो चाहिए उसको हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। किंतु प्रेजेंट डे हम लोग करते वही हैं, ठीक है, जो भी हो। इसी तरह से ये जो गांधी जी का जो एजुकेशन सिस्टम था, ये बेस था कि सबको एजुकेशन मिले, ठीक है, सबको एजुकेशन मिले, फ्री में एजुकेशन मिले, गांधी जी का कहना यही था। और इसका साथ साथ एजुकेशन जो है इस तरह का हो ताकि वो पढ़ने के बाद वो खुद को इकोनॉमिकली अपना पैर पर खड़े होने के लिए भी मजबूत करे। दैट मीन्स वो इकोनॉमिकली दूसरे पर डिपेंडेंट न हो, इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करे। दैट इज पढ़ लिखने के बाद वो लोग बेकार ही ना बने, ठीक है, ये गांधी जी का कहना था। और इसी एजुकेशन पॉलिसी जो गांधी जी ने स्ट्रेस किए, जोड़ दिए, जो 1937 से चलते आए, गांधी जी ने स्टार्ट किए, इसी को कहते नए तालीम या तो न्यू एजुकेशन का नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन एडुकेशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का इंडियन एडुकेशन में रोल क्या है, तो जैसे कि यहाँ शांति निकेतन मैंने वर्ड लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रविंद्रनाथ टैगोर का बारे में बताने के से पहले ये देखो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्कूल जाना, जब ये बच्चे थे, छोटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको स्कूल जाना अपने आप को लगता था कि स्कूल जाना मतलब टॉर्चर होना, ऐसा ऐसा महसूस इनको होता था। और अभी भी बच्चा प्रेजेंट में भी ये चीज़ फील करता ही है, क्योंकि स्कूल का जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है, कभी कभी हम लोग को खुद को भी ऐसा महसूस होता ही है।
तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी ऐसा फील होता था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह का स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ पर बच्चे को महसूस न हो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कुछ सीख रहे हैं। बच्चे को वहाँ पर खेल खेल में बच्चे सीखे, लर्निंग करे, बच्चा प्लेइंग करते करते इस तरह का स्कूल सेटअप करना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर यही कहते थे कि जो चार दीवार के अंदर जो स्कूल चलता है प्रेजेंट डे में, एक पर्टिकुलर क्लासरूम होता है ना, पर्टिकुलर बेंच रहता है, वहाँ पर बच्चा बैठ करके पढ़ते हैं, तो चार दीवार के अंदर में होती है जो पढ़ाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर यही कहते थे कि चार दीवार के अंदर जो पढ़ाई होते हैं तो ये बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट होने नहीं देते। दैट मीन्स बच्चे भी चार दीवार के अंदर ही रह करके सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस तरह का क्लासरूम एजुकेशन का सख्त खिलाफ थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने शांति निकेतन जो प्रेजेंट डे में बंगाल में है 1901 में एक स्कूल सेटअप किए, ठीक है। ये प्रेजेंट डे में बंगाल में है और वो जगह को प्रेजेंट में अबोर्ड ऑफ पीस भी कहते हैं। पीस का मतलब होता है शांति, अबोर्ड का मतलब होता है स्थान या तो घर, दैट मीन्स शांति का घर। दैट मीन्स ये बहुत ही पीसफुल एरिया में, शहर से दूर शांति, जहाँ पर चिड़िया का जो आवाज़ और पेड़ों का जो सुंदर जो सीनरी वगैरह का साथ साथ बच्चे उसका मजा लेते हुए बच्चा पढ़ सकते थे। तो ऐसा स्कूल इन्होंने सेटअप किया जो शांति निकेतन, जो 1901 में स्टार्ट किए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और वहाँ पर बच्चे लोगों को कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह नहीं था जिसको हम लोग प्रेजेंट में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मानते। और रियलिटी क्या है हम भी नहीं जानते, उसको डिसिप्लिन कहे या तो बच्चे को क्या कहे, उसके लिए मेरा पास कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। दैट मीन्स जो भी हो तो उनका एजुकेशन सिस्टम जो था यहाँ पर फ्रीडम था, ठीक है। और बच्चे लोग जनरली पेड़ों का नीचे में पढ़ते थे, दैट मीन्स क्लासरूम में नहीं, पेड़ों का नीचे में बच्चे लोग पढ़ते थे, ठीक है। और पेड़ों का नीचे में बच्चे लोग पढ़ते थे। और इस तरह से जैसे कि आपका जो क्लास का जो शेड्यूल था ये भी फ्लेक्सिबल था। ऐसा नहीं कि 9 बजे क्लास स्टार्ट होना है तो 9 बजे ही होना है, ठीक है। ऐसा वहाँ पर एक फिक्स्ड वो नहीं था, फ्लेक्सिबल था। दैट मीन्स सीजन का साथ साथ अगर बारिश हो जाए तो फिर उसी अकॉर्डिंग टाइम वगैरह चेंज होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल वगैरह जो बनता था फ्लेक्सिबल था, ठीक है। और सीजन का साथ साथ मीन जैसे ही सीजन वगैरह चेंज होते रहेगा तो उसका अकॉर्डिंग भी क्लास का शेड्यूल वगैरह अलग अलग तरीके से होते थे। तो बच्चे लोगों को अलग अलग सीजन का जो खुला वातावरण में, ओपन स्काई में, उसका मजा भी बच्चे लोग लेते थे, ठीक है। और बच्चे लोग बैठते थे जो पेड़ों का नीचे, ठीक है। तो पेड़ों का छाई के नीचे बच्चे लोग बैठते थे और ये लोग घर से हाथ से बुना हुआ मैट वगैरह लेके आते थे, उसको बिछा करके वो लोग वहाँ पर बैठते थे। और कभी ये लोग पेड़ का ऊपर चढ़ते थे और पेड़ से नीचे उछलते थे, ये सारा क्रिया वो लोग करते थे। जबकि आजकल का ये एजुकेशन सिस्टम ये नहीं है कि आप लोग चुपचाप से क्लासरूम में जाएंगे, वो बेंच पर बैठेंगे और पढ़ने के बाद चुपचाप से निकल के आएंगे तो अच्छा बच्चा माना जाए क्या? बेंच का ऊपर में उछलोगे तो फिर पिटाई हो जाएगा। तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। इसको आप लोग कहते हैं डिसिप्लिन, अब हाई डिसिप्लिन है या क्या है वो वही लोग जाने, वही लोग डिफाइन करे, जो भी हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये चीज़ पर इस तरह का डिसिप्लिन वो पसंद नहीं करते थे। वो इसीलिए बच्चे लोगों को पढ़ते थे तो पेड़ का नीचे नीचे में मैट बच्चा करके पढ़ रहे, फिर उनको मन हुआ तो ठीक है पेड़ का ऊपर में उठ गया, फिर ऊपर से छलांग मारा। दैट मीन्स वो ऐसा एजुकेशन वो प्रोवाइड करना चाहते थे जो कि बच्चे को ऐसा फील ना हो कि हम पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर मस्ती का साथ साथ लर्निंग भी कर रहा है और फिजिकली भी अपने आप को, फिजिकली एंड मेंटली भी अपने आप को एक्टिव रख रहा है और क्रिएटिव रख रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर ज़्यादातर क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन में ज़्यादातर क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जबकि प्रेजेंट लर्निंग ज़्यादा रोट लर्निंग है, दैट मीन्स रट्टा मारने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसका जगह आर क्यों लगा है, इज लगना है तो इज लगना है, आर क्यों लगा है,
यहाँ पर रट्टा मारने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो बाबर कब मरे है तो इतना डेट में मरे है तो उसी डेट डेट का याद रखना है, जिससे भी उसको रट्टा मार के रखना है। बाद में जाकर के उस काम उसका डेट का मरना और उसका हकना और पादना से हमको क्या रिलेशन, किंतु याद तो रखना है। ये सारा चीज़ है प्रेजेंट डे में। तो जब भी हो तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशन जो था क्रिएटिविटी पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, आर्ट एंड म्यूजिक को इंपॉर्टेंस देते थे, लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देते थे, डांस एंड ड्रामा ये सारा चीज़ को इंपॉर्टेंस देते थे ये, ठीक है। दैट मीन्स डेली लाइफ का ये पार्ट था, ताकि बच्चों जो है मेंटली फ्री रहे। दैट मीन्स फ्री माइंड जो है क्रिएटिव माइंड होता है। ओके तो इनका स्कूल में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट वगैरह जो पढ़ाया जाता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देते ही थे, ठीक है। म्यूजिक को इंपॉर्टेंस देते थे, मैथमेटिक्स को भी देते थे, बाकी सब्जेक्ट तो सारा है। दैट मीन्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता था। ओके इसी तरह से 1951 में शांति निकेतन जो है इसको 1951 में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किए थे 1901 में। तो 1951 में दैट मीन्स अप्रोक्स 50 ईयर्स बाद ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला इसको, और प्रेजेंट डे में इसको विश्व भारती नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए कितना ही, हम लोग फिर पढ़ेंगे बाद में। तो छोटा सा एक कुछ कह दूँ आपको। एग्जाम की पावन अवसर पर, एग्जाम की पावन अवसर पर पढ़ना लिखना त्याग दे बेटा। एग्जाम की पावन अवसर पर पढ़ना लिखना त्याग दे बेटा। नकल पे रख आस, नकल पे रख आस, और रजाई सो जा बेटा, रब करेगा पास, ठीक है। जय पर्ची वाले बाबा की जय। अब ऐसा तो नहीं करना है। दैट मीन्स वही मैंने कह दिए कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे कोई जी के तो बताए। तो गम तो है हम लोगों को, फिर भी समय का साथ चलना पड़ता है। इसीलिए जो पढ़ते भी है तो ट्रेडिशनल वे में पढ़ने से थोड़ा सा बोरिंग जैसा भी होता है, तो कुछ कुछ बोलना भी पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं। ओके बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसी टॉपिक का साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट इंडियन एजुकेशन पर, ठीक है। तो ऐसे तो अभी इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो भूत लोगों में ऐसे चढ़ा है कि जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को भी खराब नहीं कहेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन से भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को सीखना है, ठीक है, और सीखे है। साथ साथ इंडियन कल्चर को हम लोग को भुलाना नहीं है, और इंडिया का जो प्रशंसा जो वर्ल्ड करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का, जो लोग इंडियन सिविलाइजेशन का जो कायल जो है, तो इसको हम लोग भी भूलना नहीं चाहिए। तो जिसमें हम लोग पले हैं बड़े हैं उस सिविलाइजेशन को हम लोग कैसे हम लोग भूल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इंडिया में भी ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन को भी, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर को भी बढ़ावा दिया। साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन में भी जो अच्छाई है उसको भी साथ साथ लेकर के चले। तो उनमें से थे आपका जैसे कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसको प्रेजेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते थे। उनका फाउंडर सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जो है ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे और एजुकेशनलिस्ट थे, साथ साथ फिलोसोफर थे, ऑथर थे। दैट मीन्स बहुत सारे गुणों से भरे हुए व्यक्ति थे ये, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइंटिफिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया अलीगढ़ में। अलीगढ़ प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक साइंटिफिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करते अलीगढ़ में, ठीक है। और वहाँ पर जो है मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह इकट्ठा होते थे और मुस्लिम स्कॉलर्स अपना नॉलेज को शेयर करते थे। और इसी तरह से ये लोग जितना भी आपका इम्पोर्टेंट एजुकेशनल टेक्स्ट वगैरह जो होगा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम करते थे, ताकि मुस्लिम पीपल में एक अवेयरनेस ला सके और साइंटिफिक जो नॉलेज भी उन लोगों में हम लोग प्रोवाइड कर सके। इसलिए ये साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंडेशन किए थे सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है।
और 1869 में सर सैयद अहमद खान जो है इंग्लैंड विजिट करते, और इंग्लैंड विजिट करने का इनका जो मकसद जो था कि इनको वहाँ पर एक अवार्ड दिया गया था, जो ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अवार्ड इनको वहाँ पर मिला था। और उसी दौरान जब वो इंग्लैंड विजिट किए और इंग्लैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पर इन्होंने देखे, इंग्लैंड का जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने देखे, तो उससे ये इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होने के बाद इन्होंने 1875 में एक इंग्लैंड बेस्ड, दैट मीन्स इंग्लैंड का जो पब्लिक स्कूल है उसी तरह का मॉडल में यहाँ पर एक स्कूल का सेटअप करते हैं, और स्कूल का नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ में सेटअप करते 1875 में। और यहाँ पर जिसके मैंने पहले आपको बता दिए कि सर सैयद अहमद खान जो है ये ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज इसको भूले नहीं इन्होंने, साथ साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन में जो अच्छाइयाँ है उसको भी साथ लेकर के चले। तो नहीं तो लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंग्लिश का जैसे दीवाना हो गए तो अपना जो पहचान भी भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए एक छोटा सा पहले एक शायरी कह दूँ, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, वे वजह लोग अपने को भी रुला देते हैं, वे वजह लोग अपने को भी रुला देते हैं, जो दिया रात भर रोशनी देते हैं, जो दिया रात भर रोशनी देते हैं, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते। तो ऐसे लोगों का तो कमी नहीं है हमारा सोसाइटी में कि अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, अपना माँ बाप सबको भूल भी जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हमारा पास कहने के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं। जो भी हो, तो इनमें से नहीं थे और सर सैयद अहमद खान, तो इन्होंने यहाँ पर आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का सेटअप करते। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया जाता था, जैसे कहा दिया कि साइंटिफिक एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट तो था ही, क्योंकि वेस्टर्न जो एजुकेशन में जो अच्छाइयाँ था इसको भी अडॉप्ट करना चाहते थे, इसीलिए साइंटिफिक एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट तो वहाँ पर था ही, और साथ साथ ये अपना कल्चर, ट्रेडिशन को भी साथ साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे। तो ये ओरिएंटलिस्ट सब्जेक्ट, दैट मीन्स इंडियन सब्जेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था, और रिलीजियस एजुकेशन भी साथ साथ लेकर के चलते थे, ठीक है, ताकि अपना धर्म को भी लोग ना भूले। ओके, और यहाँ पर जनरली वेस्टर्न एजुकेशन का भी अच्छाइयाँ को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ का जो इंग्लिश प्रोफेसर वगैरह, जैसे कि मॉरिसन, आर्नोल्ड, तो बहुत सारे इंग्लिश प्रोफेसर वगैरह ने भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। और 1920 में ये MAO, दैट मीन्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम से जानते 1920 से। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रेजेंट में है ही, ठीक है। और इसके बाद इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा टॉपिक था, ये ऐसा टॉपिक नहीं हो, दैट मीन्स उस समय बाकी देश में क्या हो रहा था बोल करके एक ये चैप्टर से हट करके टॉपिक है, जो भी हो। उसी समय अगर देखेंगे हम इंग्लैंड में, तो एजुकेशन एक्ट पास होता है 1870 में यूके में, और एजुकेशन एक्ट 1870 में यूके में जब पास होता है तो उसके बाद ही इंग्लैंड में भी जो एजुकेशन जो है कंपलसरी एजुकेशन का जो सिस्टम जो है इंग्लैंड में भी उसके बाद ही हो शुरू हुआ है 1870 के बाद ही, ठीक है। ओके, तो चैप्टर यहीं से हम लोग का ख़त्म होते हैं। तो यही कह दूँ कि इंग्लिश का भूत इस तरह से चढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को भी अडॉप्ट करना है, उसका अच्छाई को भी अडॉप्ट करना है, और अपना कल्चर, संस्कृति को भी भूलना नहीं है। तो इसीलिए एक छोटा शायरी बोलते हुए चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। खुद को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे, खुद को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे, और खुदा तुझसे पूछे कि अरे गधे उतरेगा कैसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, गधे आपको नहीं बोले, सॉरी, ये जस्ट हंसाने के लिए, ठीक है, ह्यूमर। थैंक यू, बाय। गुड इवनिंग यू ऑल।
आज हम लोग डिस्कस करते हैं एडुकेशन एंड ब्रिटिश रूल चैप्टर 8 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. These languages were the medium of instruction in educational institutions in pre-British India. That means pre-British India में जो इंस्ट्रक्शन जो था, दैट मीन्स एडुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता था, वो कौन सा लैंग्वेज में करता था? तो डायरेक्टली ये संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज, ऑप्शन सी आंसर होगा. Second, the Wood Dispatch was prepared in the year, यह है 1854, ऑप्शन बी. Fill in the blanks में Calcutta Madrasa was set up by Warren Hastings, आंसर. Sir William Jones and Henry Colebrook were, ये दोनों ओरिएंटलिस्ट थे, सो ओरिएंटलिस्ट आंसर करेंगे. द टर्म नए तालीम was given by महात्मा गांधी जी होगा. The English Education Act was passed in 1835 होगा. मैच द फॉलोइंग में डेविड हेयर, सीनियर सिविल सर्वेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, ये शांति निकेतन होगा. जेम्स मिल, वेस्टर्न लर्निंग होगा. चार्ल्स वुड, वुड डिस्पैच होगा. ठीक है, शायद गलत नहीं, हाँ ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय William Bentinck, option A. He was the founder of Aligarh Muslim University, option A. Sir Syed Ahmad Khan. Short answer questions. What were Lord Minto's view on education of Indians? Lord Minto believed that education would develop the moral aspect of students. लॉर्ड मिंटो का यही कहना था कि एडुकेशन जो है ये लोगों का मोरल जो एस्पेक्ट जो होता है, दैट मीन्स ये मोरल नॉलेज जो होता है, मोरल ज्ञान जो होता है, इसको डेवलप करता है. और ये भी कहते हैं कि एडुकेटेड पीपल जो होता है, जो एडुकेटेड लोग होंगे, ये लोग लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जिसके कारण क्राइम भी कम होगा. ठीक है, यही था इनका व्यू एडुकेशन के प्रति. हु वर ओरिएंटलिस्ट? ओके, ओरिएंटलिस्ट वर दोज हु फेवर्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फेवर करने वाले लोग और इंडियन लैंग्वेज में ही इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे कहने वाले लोगों को ओरिएंटलिस्ट लोग कहते थे. व्हाट वर देयर व्यूज रिगार्डिंग इंडियन टेक्स्ट एंड देयर स्टडी? ओरिएंटलिस्ट लोग इंडियन टेक्स्ट और इंडियन स्टडी के बारे में क्या कहते थे? तो सर विलियम जोन्स एक ओरिएंटलिस्ट थे, तो ये कहते थे कि संस्कृत लैंग्वेज जो है मोर परफेक्ट देन एनी अदर लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा परफेक्ट है संस्कृत लैंग्वेज, ये कहते थे सर विलियम जोन, जो एक ओरिएंटलिस्ट थे. और इसी तरह से दे बिलीव्ड दैट, ये लोग ये भी विश्वास करते थे कि इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये रिच है, और ब्रिटिश लोगों को इंडियन पास्ट सिविलाइजेशन से बहुत सारा चीज सीखना होगा, यही कहते थे. हु वर एंग्लिसिस्ट? एंग्लिसिस्ट कौन थे? एंग्लिसिस्ट वर दोज हु फेवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन. वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर करने वाले लोग, और ऐसे लोग जो चाहते थे कि एजुकेशन जो इंडिया में इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, वो लोग थे एंग्लिसिस्ट. ओके, व्हाट वर देयर व्यूज अबाउट नॉलेज ऑफ द ईस्ट? तो एंग्लिसिस्ट का व्यू क्या था ईस्ट का नॉलेज के प्रति? दैट मीन्स ये जो इंडिया का जो नॉलेज है, इसका बारे में लोग क्या कहते थे? एंग्लिसिस्ट बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ इरर्स एंड अनसाइंटिफिक. ये लोग यही बिलीव करते थे कि ईस्ट का जो नॉलेज है ये फुल ऑफ इरर है और साइंटिफिक नहीं है. और इसी तरह से ये लोग ये भी बिलीव करते थे कि एजुकेशन ऑफ द ईस्ट वॉज अनप्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल था ही नहीं, इनका कहना ये था. व्हाट वॉज नए तालीम? हु गिव दिस टर्म? ओके, नए तालीम, जिसको न्यू एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, इनको प्रपोज किए थे गांधी जी ने. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नए तालीम ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते थे
ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके। और नए तालीम इम्पोर्टेंस देते थे ज़्यादातर क्राफ्ट को, और साथ साथ मोरल डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट में मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इस पर इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एजुकेशन इन इंडिया प्रियर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का आने से पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? तो फर्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे, दैट मीन्स स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था उसमें लैंग्वेज जो है, मेन लैंग्वेज संस्कृत एंड पर्शियन यूज़ करते थे, और फिक्स करिकुलम था नहीं, और फिक्स क्लासरूम वगैरह नहीं था। और एजुकेशन जो होता था जनरली पाठशालास में, मदरसास में और टोल्स में, और प्रिंटेड बुक वहाँ नहीं थे, और टीचर जो पढ़ाते थे ओरली पढ़ाते थे, ठीक है। और इसी तरह से टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था स्कूल का, और ये डिपेंड करता था ज़्यादातर वेदर पर, जैसा मौसम होगा उस अकॉर्डिंग क्लास का शेड्यूल भी बनता था। और इसी तरह से हार्वेस्ट का टाइम, जब फसल उठाने का टाइम होगा उस समय स्कूल वगैरह ज़्यादातर बंद ही रहता था। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्ट क्या पड़ा? ठीक है, इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स, पूरी तरह से इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वो बर्बाद हो गया। और टेक्स्ट वगैरह जो था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोरीफाई करते थे, इंग्लिश पीपल को ग्लोरीफाई करते थे, और इंडियन लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया गया। और इसी तरह से एजुकेशन सेंटर्स ज़्यादातर अर्बन एरिया में सेटअप किया गया, और विलेज एरिया को नेग्लेक्ट करने का काम हुआ। इसी तरह से एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव बना, और रूल्स भी बहुत ही स्ट्रिक्ट था। और लास्ट में इंडियंस हु वर एडुकेटेड अंडर द ब्रिटिश सिस्टम, जो इंडियन लोग जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई किए, ये लोगों ने अपना ही हम लोगों का जो, जैसे कि महान आर्यभट्ट, पनीनी, इन लोगों को भूल दिए इन्होंने, ठीक है। डिस्कस द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल गाइडलाइन। ओके, वुड डिस्पैच का एजुकेशनल गाइडलाइन क्या था? एजुकेशन इन प्राइमरी लेवल टू बी प्रोवाइडेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। प्राइमरी लेवल में एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, दैट मीन्स रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, दैट मीन्स इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, और हायर एजुकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए, यही कहना था। और टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी सेटअप करना चाहिए, जहाँ पर टीचर को ट्रेनिंग मिले कैसे पढ़ाया जाए, ये भी कहना था। और देयर शुड बी प्रिंटेड बुक्स एंड फिक्स करिकुलम। प्रिंटेड बुक होना चाहिए और फिक्स करिकुलम होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाए कौन सा क्लास को, ये फिक्स होना चाहिए, ये भी था गाइडलाइन में। और उसके बाद द बेनिफिट दैट द ब्रिटिश वुड रीप विद द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करके ब्रिटिश को फ़ायदा क्या मिला? तो ब्रिटिश को फ़ायदा यही मिला, Indians would start showing respect to English people and start buying English goods। जैसे ही इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड किया गया तो इंडियन लोग भी इंग्लिश पीपल को रिस्पेक्ट करने लगे, इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने लगे, और इसी तरह से इंग्लिश प्रोडक्ट को भी ये लोग अच्छा मानने लगे और ख़रीदने लगे। और इसी तरह से इट वुड क्रिएट इंडियंस हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश। इस तरह का इंडियंस को यहाँ पर क्रिएट किए इंग्लिश एजुकेशन ने, जो ब्रिटिश के प्रति बहुत ही वफादार थे, लॉयल थे। और इन लोगों का मोट्टो भी यही था कि to create such Indians who were Indians by color and blood but English by mind। That means English education provide करने के लोग का मकसद भी यही था कि इस तरह का इंडियंस लोग यहाँ पर क्रिएट करना जो कॉलर और ब्लड से तो इंडियन हो बट माइंड से ब्रिटिश हो। Briefly explain Gandhiji's and Tagore's stand on introduction of Western education system of learning in India। ठीक है, गांधी जी का वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर कहना क्या था? तो फर्स्ट, गांधी जी क्रिटिसाइज वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को गांधी जी क्रिटिसाइज करते थे और वो कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के कारण इंडियंस का माइंड में जो है इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज के प्रति ही विश्वास न रहा। ठीक है, उन्हीं का हम लोग क्रिटिसाइज करने लगे। और दूसरा, ही सेड
The Western education didn't promote love and respect for one's own culture and motherland. That means Western education ने हम लोगों का अपना कल्चर जो है और हम लोग का अपना मदरलैंड जो है उसके प्रति रिस्पेक्ट और लव जो है वो नहीं दिखाया। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को? ही बिलीव दैट ए क्लासरूम विथ 4 walls will automatically block the minds of the students. That means western education generally वहाँ पर एक फिक्स क्लासरूम होता था और 4 वॉल का अंदर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो क्लासरूम एजुकेशन जो है इसके कारण बच्चों का माइंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और दूसरा, ही बिलीव दैट ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी कंबाइंड विथ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ने डायरेक्टली वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज नहीं किए, जबकि गांधी जी ने वेस्टर्न एजुकेशन को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किए। और रविंद्रनाथ टैगोर का कहना यही था कि वेस्टर्न एजुकेशन से भी हम लोग को बहुत चीज़ सीखना होगा और साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको भी कंबाइन करके वेस्टर्न एजुकेशन को भी हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए, ये कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का। ओके उसके बाद लास्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में देखिए, ठीक है। हाउ डिड वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प बोथ द इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिश। वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियन को क्या फ़ायदा मिला और ब्रिटिश को क्या फ़ायदा मिला। Indians became aware of their rights like liberty, freedom, nationalism and justice. वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियंस लोग को लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, नेशनलिज्म क्या है, जस्टिस क्या है, इसका बारे में पता चला। और दूसरा, इंडियंस ऑल्सो गॉट नॉलेज ऑफ साइंस एंड लॉजिक, दोनों का नॉलेज भी तो मिला। और ब्रिटिश लोगों को फायदा क्या मिला? They were able to create such type of Indians who were Indian by blood and color but English by mind. ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इस तरह का इंडियन लोगों का यहाँ पर ये लोगों ने क्रिएट किए जो ब्लड से और कलर से तो इंडियन थे किंतु सोच से ब्रिटिश थे। They got Indian people who knew English and were loyal to the British. That means इस तरह का इंडियन लोगों को क्रिएट करने में ये लोग सफल हुए जो लोग इंग्लिश भी जानते थे और ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। They were also able to sell their products. That means वेस्टर्न एजुकेशन के कारण इंडियंस लोग अगर वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेज को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, उसको पसंद करने लगे, तो वो वेस्टर्न प्रोडक्ट को भी ये लोग पसंद करने लगे और उन लोगों का जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी खरीदने लगे। ओके, दिस मच, थैंक यू, चैप्टर कंप्लीट, बाय बाय, एंजॉय।